मॉर्निंग क्लास। आज हम दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज़ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वर्नर हाइजेनबर्ग हुए थे जिन्होंने 1927 के अंदर ये जो प्रिंसिपल है ये दिया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या कहा था उन्होंने कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसको एक ही टाइम पे उसकी पोजीशन और मोमेंटम को हम एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते। इट मीन्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेज़र simultaneously the position and the exact momentum of an electron। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे बोहर मॉडल ने क्या बोला था, बोहर मॉडल ने ये बोला था कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, जैसे मान लो हम एक सर्कल में घूमते रहें, तो अगर मेरे को पता है कि मैं इतनी स्पीड से मूव कर रही हूँ, तो आप मेरी पोजीशन बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? मान लो मैंने यहाँ से शुरुआत किया, आपसे पूछूँ मैं 10 मिनट में इतनी स्पीड से अगर मैं घूम रही हूँ तो कहाँ मिलूँगी? देखो, स्पीड और वेलोसिटी अगर आपको पता है तो मोमेंटम आराम से निकल सकता है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? m/v। तो आपको मोमेंटम पता चल जाएगा मेरा, और पोजीशन भी पता चल जाएगी कि 10 मिनट बाद मैं कहाँ होंगी, यहाँ पर होंगी, पता चल जाएगी ना। ये बात हाइजेनबर्ग के हिसाब से क्या हो गई? गलत हो गई कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, जब वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना गोल गोल, तो आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप एक मेज़र करोगे तो दूसरी में प्रॉब्लम आएगी, मतलब दूसरी इनएक्यूरेट हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर आप उस वाली मतलब एक मान लो एक हमने लिया, इसका पहले आप मैथमेटिकली फार्मूला देख लेते हैं जिसकी वजह से आपको बात समझ में आ जाए क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं, देखो ये है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कितना एरर होने की संभावना है, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, या तो वो ग्रेटर देन है, या मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की जो वैल्यू आएगी प्रोडक्ट की, वो या तो बराबर होती है उस कांस्टेंट से या उससे ग्रेटर देन होती है, ठीक है। और ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है। अब ये बात आपको समझ नहीं आई होगी कि क्या हो गया, कांस्टेंट है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब इसकी बात से तुम ये समझ लो, फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको सॉल्व करके नहीं देखा, लेकिन मान लिया इसकी वैल्यू 10 है, मान लिया आपने, मान लो इसकी वैल्यू 10 है, माना, ठीक है ना। कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो हमने ये कांस्टेंट वैल्यू 10 आ रही है। अगर अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, पहले मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने बताया कि वो 5.1 मीटर पर है, मैंने बताया वो 5.211 लिया बेटा, 21 पर है। एक ने बताया 5.3 पर है। तो ये जो दिखाया 5.1, 5.2, 5.3, तो ये जो एरर है ना, ये कितना एरर आ रहा है? 0.1 का। ये बात समझ में आ रही है? कैसे कि 0.1 और डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 0.1 डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब डिफरेंस इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट जो आ रहा है कि इतने में डिफर कर रहा है, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट कितनी आएगी? 0.1। इन दो, जब दो रीडिंग लेंगे हम ये वाली, फॉर एग्जाम्पल ये भी बात नहीं समझ में आई होगी, तो ये देखो, मान लो हमने मोमेंटम है किसी का, मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। हम इसकी बात कर रहे हैं मोमेंटम की। अगर हमने निकाला मास इंटू वेलोसिटी करके, फॉर एग्जांपल किसी की वैल्यू आ गई 2.31, ठीक है ना, और दूसरे केस में जब हमने निकाला तो इसकी वैल्यू आ गई 2.32। तो अब अनसर्टेनिटी मेजरमेंट पूछ रहे हैं कि कितना अनसर्टेन है, तो आप बताओ। देखो सीधी सी बात है, देखो ये निश्चित है, पहली लाइन ये निश्चित है, तो इसमें तो कुछ होने वाला 0 0 है। ये भी निश्चित है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हुई, तो ये भी क्या हो गई? 0। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है, 2 में से 1 घटा दो, इतना डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर अनसर्टेनिटी मेजरमेंट कितनी है? 0.01। ये बात समझ में आ गया? अनसर्टेनिटी का मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब गलती की संभावना, ठीक है। जितना हम सर्टेन नहीं हैं उसे हम अनसर्टेनिटी बोल रहे हैं, अनिश्चितता बोल रहे हैं। तो अब क्या कहा उसने कि जब एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो आपने उसकी पोजीशन या मोमेंटम जो भी निकाला है, तो उनकी जो वैल्यू आएगी प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट आएगी। तो हम एक को चेंज करेंगे, मान लो हमने एक को फिक्स कर दिया कि ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये मेरी मतलब इतनी सर्टेन वैल्यू है कि इसमें गलती कम से कम होगी, तो फिर गलती इसमें बहुत ज़्यादा होगी। अब इस बात को समझो कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले कितनी मानी थी? 10, मान लो अप्रॉक्सीमेट 10 है, मान ली, एग्जैक्ट नहीं कह रही। हमारे पास दो वैल्यू है, एक है x
एक्स की डेल्टा एक्स का हमने ले लिया और एक हमने ले लिया वाई, ठीक है, मैंने जस्ट माना है ये दो वैल्यू है एक्स और वाई। अगर मैं यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू को बिल्कुल कम एरर पे रखूँ, 0.001 पे रखा, देखो कितनी अच्छी तरीके से एक्यूरेसी की ना मैंने, कि जो मेजरमेंट है अनसर्टेनिटी में वो बहुत कम है, 0.001 है। अब आप मुझे ये बताओ, जब ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बता सकते हो कितनी आएगी इसकी, जब आप निकालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? आप इसको डिवाइड करके देख लो, y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 बटे में कितना चला जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा इसके साथ, कितना आया 10⁴। बात समझ रहे हो कि इसकी जो मेज़रमेंट में अनसर्टेनिटी है 10⁴ है, वो ऐसे है, मतलब कि अगर वो एक बोल रहा है, उसकी वैल्यू 1 आई थी, तो उसकी दूसरी वैल्यू कितनी है, 10,001। अब बात समझ में आई क्या, कि ये वैल्यू कांस्टेंट होने की वजह से जो उनका प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी का, तो अगर हम एक की एक्यूरेट वैल्यू कर देते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे इनएक्यूरेट हो जाता है, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ये तो हो गई जस्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है ना। डेल्टा एक्स होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम है इसीलिए हमने देखो m × v लिखा है ना। और मास तो किसी का अनसर्टेन, मास तो फिक्स होता है किसी का भी, तो हमने m को बाहर निकाल लिया, नीचे भेज दिया। कौन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात समझते हैं कि हम एक तरीके से उस इलेक्ट्रॉन को पोजीशन और मोमेंटम सही क्यों नहीं मेज़र कर सकते। उसके समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इलेक्ट्रॉन ही मेज़र करना है, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है और हमने ये इलेक्ट्रॉन देखना है कि कहाँ पर है, ठीक है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको अगर पोजीशन, हम मान लो पोजीशन एक्यूरेट करने पे चले हैं, ध्यान रखना मैं अभी किस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि हमारी पोजीशन एक्यूरेट आनी चाहिए, ठीक है। अब पोजीशन एक्यूरेट आएगी कब, जब आप उसका जो उसको देखने का जो माइक्रोस्कोप या जो भी आप यूज़ करोगे इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, वो जो होगा वो बहुत 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 कम वेवलेंथ का होगा। ये बात समझ में आ गई? क्यों? जैसे आप स्केल लेते हो कोई, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आप मेरी हाइट मेज़र कर रहे हो, अपनी हाइट मेज़र कर रहे हो, तो उसके अंदर आप हाइट मेज़र करने के लिए आप मुझे ये बताओ कौन सा स्केल ज़्यादा प्रेफर करोगे। 1 फुट का स्केल है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर का स्केल है और 1 मिलीमीटर का स्केल है। आप बताओ कौन सी, मुझे एक्यूरेट मापना है, एग्जैक्ट बिल्कुल, तो कौन सा वाला स्केल प्रेफर करोगे। ऑफकोर्स आप कौन सा वाला स्केल मेज़र करोगे, mm वाला, क्योंकि mm वाले में बिल्कुल इतना डिफरेंस आएगा, जबकि फुट वाले में तो पूरा 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो सकता है, एक के बाद दूसरा आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ज़्यादा मेज़रमेंट अच्छी मापनी होती है पोजीशन के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, तो आपको कम वैल्यू की चाहिए। फुट ज़्यादा था, सेंटीमीटर उससे बहुत कम था, लेकिन उससे भी छोटा था जब हमारे पास, तो हमने मिलीमीटर को प्रेफर किया। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं, उसकी पोजीशन एक्यूरेट मापना चाहते हैं, तो हम जिस लाइट का इस्तेमाल करेंगे उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कम होगी हम उसकी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट पोजीशन माप सकते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर हमने कम वेवलेंथ वाली यूज़ करके और इसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन माप ली, तो अब हुआ क्या है ये देखना। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला कौन सा याद हो, अगर आपको फॉर्मूला याद हो वेव का, वेव के लिए फॉर्मूला होता है बेटा c = μ, याद है, ठीक है ना। ये वाली तो लाइट की स्पीड है, ये तो फिक्स रहेगी, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये वैल्यू कम है तो इसकी ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आई, क्योंकि c तो सबका क्या होता है, फिक्स होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इसका मतलब जितनी हम वेवलेंथ कम यूज़ करते जाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। पहली बात समझ में आ गई। और फ्रीक्वेंसी का एनर्जी से रिलेशन है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी याद है कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उसकी एनर्जी क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो करा क्या था हमने थोड़ी देर पहले, जब हमने इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जो चक्कर लगा रहा था, इसकी पोजीशन एक्यूरेट मापनी चाहिए, तो हमने
वेवलेंथ कम इस्तेमाल की उस लाइट की जिससे हम उसकी पोजीशन देखना चाहते हैं कहाँ पर है। हमने उसकी पोजीशन का मेज़रमेंट सही कर लिया, डेल्टा एक्स हमने सही फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हम डेल्टा वी मतलब उसकी वेलोसिटी सही फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब लैम्डा कम वैल्यू थी, लैम्डा कम थी, उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो एनर्जी भी क्या थी बेटा, एनर्जी भी ज़्यादा थी। अब एनर्जी ज़्यादा थी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको तो क्या मिल गई, उसने एनर्जी ली और वो तो बहुत ज़्यादा स्पीड से चला गया आगे, तो उसकी पोजीशन तो हमने सही माप ली जब वो था, लेकिन जैसे उस पर लाइट पड़ी उसने अपनी वेलोसिटी क्या कर ली, चेंज कर ली, और वेलोसिटी चेंज हो गई तो उसकी मोमेंटम हम सही मेज़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? इसका मतलब इससे क्या प्रूव कर दिया उसने ये प्रूव कर दिया कि अगर हम चाहते हैं पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेसी के साथ मेज़र करना, पोजीशन और मोमेंटम किसके साथ, एक्यूरेसी के साथ। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, एक्यूरेटली मेज़र करना चाहते हैं और साइमल्टेनियसली एक साथ करना चाहते हैं, दोनों चीज़ों को एक ही साथ करना चाहते हैं, तो हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। बोहर ने तो बोला था कि कर सकते हैं, इसी वजह से बोहर मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया था, क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो हमारे पास आज हो गया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये है बेटा, क्योंकि इसने जो बोहर मॉडल के द्वारा बताया गया था कि डेफिनेट पाथ है, उसमें आप वो जो इलेक्ट्रॉन था वो चक्कर लगा सकता है, तो उसको क्या कर दिया, उसने रूल आउट कर दिया। इसका मतलब हाइजेनबर्ग ने जो बोहर मॉडल के सर्कुलर ऑर्बिट्स बताए थे, स्टेशनरी शेल्स बनाई थी, एनर्जी लेवल्स बताए थे, उनको डिस्कार्ड कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड जगह पर एक सर्कुलर ऑर्बिट पर घूमे, नहीं तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम पता चल जाते। लेकिन क्योंकि उसने प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं होता, इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि कोई भी डेफिनेट लोकेशन और मोमेंटम उसकी कोई भी नहीं बता सकता किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक ही टाइम पे। ठीक है, जो ये हाइजेनबर्ग सर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जैसे ड्वेल नेचर ऑफ मैटर था तो माइक्रोस्कोपिक के लिए था ना डी ब्रोगली वाला कंसेप्ट, वैसे ही हाइजेनबर्ग वाला भी किसके लिए है, सिर्फ ओनली फॉर द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। आप हमारी बता सकते हो, हमारी कैसे बता सकते हो, क्योंकि हम कौन सी बॉडी में आ गए, हम मैक्रोस्कोपिक बॉडी में आ गए। जैसे आप नहीं बता दोगे कि एक कार अगर इतनी स्पीड से घूम रही है, ठीक है, तो आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते, बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए फॉलो होता है, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए ही फॉलो होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ है तो जो इन दोनों ने कंक्लूज़न निकाला, एक डी ब्रोगली ने और एक हाइजेनबर्ग ने, तो वहाँ से बोहर मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया और उसके बाद क्या बताया गया, ये बताया गया कि इट मीन्स दैट द प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब उसने ये बोला कि हाइजेनबर्ग ने बोला कि हम पोजीशन और मोमेंटम के बारे में फिक्स तो चीज़ बता ही नहीं सकते, एक्यूरेट तो बता ही नहीं सकते, तो हम सिर्फ संभावना पे चलेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, संभावना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बाहर मौसम जो है वो अच्छा हो जाए, ठंडा हो जाए, तो आप क्या कहोगे, लगता है आज बारिश होने वाली है, या लगता है साइड में बारिश हुई है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। आप जस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ बारिश हो सकती है या होने वाली है, ज़रूरी नहीं है हो। ठीक है, देयर मे बी चांसेस 99% देयर मे बी चांसेस ऑफ रेनिंग बट इट कांट बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रोबेबिलिटी की जो चीज़ आई है ना, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आई है वो है प्रोबेबिलिटी, संभावना। जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम प्रोबेबिलिटी पे चला गया सारा, कि 99.9% हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो 99.9 में जो 0.1% हम श्योर नहीं है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है उस जगह पे, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑर्बिटल के बारे में नॉलेज मिलेगी, तो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझाएगा उस चीज़ के बारे में। आज हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया है। कई बार इन पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है बेटा, देखो 0.1 एंगस्ट्रॉम, ये बोल रहा है कि एक माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। देखो आपको क्या दिया गया है बेटा, आपको ये क्या दिया गया है,
ये डेल्टा एक्स दे दिया, ठीक है। आपको इसके बारे में क्या पता है, एच आपको पता है, 4 पाई आपको पता है, तो आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो डेल्टा वी तो कैलकुलेट करना है ना, आपने सारी चीज़ें वापस ले आओगे। एच की वैल्यू आपको पता है, ये एच की वैल्यू है, 4 की पता है, पाई मतलब 22/7 होता है, उसको आप 3.14 लिख सकते हो। डेल्टा एक्स अभी बताया था आपको 0.1 है, वो आपने लिख दिया यहाँ पर। और एंगस्ट्रॉम था बेटा उसके साथ में, तो हमने उसको फिर किस में चेंज कर दिया, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है बेटा वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, इसीलिए यहाँ पर 10⁻⁻10 मीटर लिखा है। और m का मतलब क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले ही पता है आपको 9.1 × 10⁻31 होता है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, आप अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, कई बार डी ब्रोगली के न्यूमेरिकल आते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं डी ब्रोगली के। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर कोई दे रखा होगा डी ब्रोगली का, तो हम देख लेते हैं। हाँ ये दे रखा है, देखो ये सिंपल सा एक ले लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद द वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। बेटा एंगस्ट्रॉम मतलब वही 10⁻⁻10, अगर नैनोमीटर आ जाए तो 10⁻⁻9, ठीक है। तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसकी मीटर की यूनिट में, एसआई यूनिट में। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन, मास पूछा गया है। तो अगर आपको ध्यान हो, आपकी डी ब्रोगली जो स्टेटमेंट थी वो थी h/mv, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। आपको प्रोवाइड क्या किया गया है, आपको प्रोवाइड क्या किया गया है, h प्रोवाइड है आपके पास, लैम्डा आपके पास प्रोवाइड है, और यहाँ पर कल यहाँ पर c लिखा था हमने शायद, है ना। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, v मतलब v, मैंने v लिखवाया था शायद आपको, स्पीड ऑफ लाइट। तो mv या mc जो अभी आप करो, जिस सिंबल से भी आपने लिखा हो, यहाँ पर इसका मतलब वेलोसिटी है, तो सिंबल चाहे आपका कोई भी हो। तो c जो होता है वो फिक्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड होती है वही सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड होती है। तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो, आपका m की वैल्यू निकाल सकते हो ईजिली। आपका जो m की वैल्यू है, आपने लैम्डा नीचे भेज दोगे, m जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, h, और यहाँ पर c था आपका शायद, और यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पर ये चला गया, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। बस h की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 6.626 10⁻⁻⁻, लैम्डा की आपके वह भी वैल्यू पता थी 3.6 × 10⁻⁻10, और c क्या होता है 3 × 10⁸, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। या आपसे सिंपल डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ सकते हैं, आपको चीज़ें दी गई होंगी तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये सारा जो है ऑटोमेटिकली, आप बस घबराना मत, किसी भी न्यूमेरिकल को देख के आप ऑटोमेटिकली सारे सॉल्व कर पाओगे अपने आप, ठीक है। तो एनसीईआरटी के तो कम से कम आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही सकते हो। तो एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम, जैसे ये है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, इफ काइनेटिक एनर्जी इतनी, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। अब तुम घबरा जाओगे, हाय ये मैम ने तो कराया ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv², ठीक है, ठीक है। अब आपको इतना पता है, ये चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है। उसके बाद आपको मास भी दिया हुआ है, देखो मास आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, इसका मतलब आप क्या निकालोगे यहाँ से, आप यहाँ से वेलोसिटी निकालोगे। वेलोसिटी निकल जाएगी, उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, आपसे वेवलेंथ पूछी गई है। वेवलेंथ क्या होती है, h/डी ब्रोगली के हिसाब से mv, v वेलोसिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो h जो है वो पता है आपको, m प्रोवाइड था, v आपने उस काइनेटिक एनर्जी से निकाल लिया, तो आप ऑटोमेटिकली क्या निकाल सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हो, सिंपल न्यूमेरिकल है। अब कोई भी न्यूमेरिकल को बस आपको जो गिवन है वो सारी चीज़ें लिखो और फिर लिख दो। अपने आज के नोट्स आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। कुछ नहीं दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर बना कर दे दूँगी आपको, ठीक है। थैंक यू क्लास।